हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम लोगों का क्लास है पर्यावरण अध्ययन का ही क्लास चलेगा, ईवीएस का ही क्लास चलेगा। लेकिन हम लोग जो ईवीएस में देख रहे थे, क्या देख रहे थे, हम लोग क्या कवर कर रहे थे ईवीएस में 3 से लेके 5वीं कक्षा तक की जो एनसीईआरटी की बुक आती है वो हम लोगों का ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। ये 3 से 5 तक एनसीईआरटी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। वहीं से आपका 50% आपका वहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और जल्दी ही हम क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, जिससे आपको 2023 के पैटर्न के आधार पे जो केवीएस में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। जो आप क्वेश्चन देखिएगा इस बार केवीएस में, तो आपका सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन कहाँ से आता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, यहीं से आएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। जो 3 से 5 तक हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आता है, तो ये थीम्स जो हैं, ये कुछ थीम्स है, 6 थीम्स हैं एनसीएफ 2005 के थ्रू ये दिया गया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर हम लोग कवर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का एनसीईआरटी पूरा का पूरा समझिए 80% हम लोगों का कवर हो जाएगा। 80% हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए केवीएस का जो है सिलेबस देखिएगा तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि हम कितना तक लेंगे, 12th तक। यानी कि आपका 12th तक क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बुक की। तो वैसे क्वेश्चन पूछेगा, आप इस भ्रम में बिल्कुल ना रहे कि आपसे पूछा जाएगा 3 से 5 की कक्षा तक की आपने पढ़ लिए एनसीईआरटी और आप चले गए एग्ज़ाम देने, तो उस वहम में बिल्कुल भी नहीं रहिएगा, ठीक है। तो ये जो है 12th क्लास का या 10th क्लास का या 9th से लेके जो भी क्लास बचता है इसमें 12th क्लास तक का, तो वहाँ का भी क्वेश्चन आंसर हम सब ज़रूर करेंगे एग्ज़ाम से बिल्कुल पहले, ठीक है। तो अभी हम लोगों का तो चल रहा है ईवीएस क्लास, तो ईवीएस अभी हम लोगों का सिर्फ ईवीएस और पेडागोजी क्लास चलेगा और साथ में चलेगा क्या, हिंदी चलेगी। यानी कि देखिए ईवीएस भी आपका 20 मार्क का आता है, हिंदी इस बार जो आएगी 30 मार्क की आएगी, केवीएस पीआरटी की बात कर रहे हैं, और ये आपका आ जाएगा 60 मार्क का, ठीक है। तो आपकी कितने की तैयारी हो रही है, 60 20 80 और 100 110 मार्क की तैयारी आपकी चल रही है ना। तो ये पहले हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश होती है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, कंप्यूटर और जीके जीएस भी होता है, तो उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। पहले जहाँ से क्वेश्चन मतलब जहाँ से आपके मार्क्स गेन हो सकते हैं उन चीज़ों को पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है। पेडागोजी की हालांकि क्लास बहुत सारी हो चुकी है, तकरीबन 10 से 11 हो चुकी है, लेकिन इस बार जो केवीएस जो अपना पैटर्न चेंज करके जो दे रहा है, यहाँ पे देखिए आपको सीटेट का जो हम लोग अभी तक पेडागोजी जो पढ़ते आ रहे हैं तो उन चीज़ों को तो देखना ही है साथ में, तो वहाँ से आपकी सिर्फ 30% कवर हो पाएगी। लेकिन जो करवाए हैं अभी तक, जो क्लास करवाए हैं, तकरीबन 12-13 क्लास हो चुकी हैं केवीएस पेडागोजी की, वो भी आप कवर कर लीजिए, ठीक है। और पेड क्लास के भरोसे मत बैठिए, पेड क्लास में भी वही मिलेगा जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। नहीं तो जिनको शौक़ है पेड क्लास लेने का वो शौक़ से ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। फ्री की वैल्यू कहीं नहीं होती है, तो वही बात हम कहीं ना कहीं देखते हैं। तो फ्री की वैल्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन जब वही चीज़ें बिकने लगती हैं तो वही महंगी बढ़ जाती है। तो फ्री की चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। पेड कोर्सेज बिल्कुल ना लीजिए, और हो सके तो लाइव क्लास लीजिए। लाइव क्लास, हम ऑनलाइन क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपका इंस्टीट्यूट या कोई भी है। अगर लेकिन ऑनलाइन आप क्लास लेते हैं तो रिकॉर्डेड जो क्लासेज होती हैं उसको आप कवर वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सब्जेक्ट। बाद बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, बीएड या बीटीसी या सीटेट आप लोगों ने ऐसे ही नहीं कर लिया है, तो कुछ सोच समझ के भी क्लासेज ज्वाइन किया करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें ये 6 थीम्स है, ठीक है। तो पहले जानते हैं 6 थीम्स को पढ़ने से पहले हम लोग क्या जानेंगे कि पर्यावरण क्या होता है, ठीक है। एक एक चीज़ें बारीकी से पूछी जाएंगी, और केवीएस का एग्ज़ाम सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, आपको पता होना चाहिए। टीचिंग लाइन में है ना, तो सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, और वहाँ पे ईवीएस में सीधे दे दिया गया है ये
6 थीम को आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप परिवार पढ़ते हैं तो परिवार से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं। परिवार में तो सबसे पहले क्या आते हैं, ह्यूमन आते हैं, मनुष्य आते हैं। और मनुष्य से रिलेटेड क्या आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, जल आती है, वायु आती है, वायुमंडल आता है ना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसके साथ ये मतलब जिसका क्या कहते हैं, इंक्लूडेड चीज़ें होंगी, यानी कि जिससे कोऑर्डिनेट होगा, तो वो सभी चीज़ें, वो सभी टॉपिक आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि केवीएस में क्या होता है कि एनसीईआरटी का जो पेपर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, 12th कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई पैटर्न से, है ना। और अभी हम लोग इसमें क्या ये चीज़ें प्रारंभ ही किए हैं। तो ऐसे भूल में बिल्कुल ना रहे कि हमारा ये मतलब इतना हम पढ़ लेंगे और हमारा निकल जाएगा केवीएस। 10 लाख से अधिक बच्चों ने अप्लाई की है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी टफेस्ट कंपटीशन है आपकी, है ना। तो ठीक है, तैयारी करिए, बाकी तैयारी करते रहिए। देखिए लेकिन तैयारी उस हिसाब से कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो भूल में बिल्कुल ना रहे कि हम इतना क्लास 6 to 8 पढ़ के जाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा सिलेक्शन आप लोगों का। अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो कम से कम 12th तक पढ़ना पड़ेगा, और 12th तक वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सिलेबस के आधार पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी पढ़ाई। बाकी किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, लेकिन हम जितना भी कवर करवा रहे हैं ना, आप ऑनेस्टली हम बता रहे हैं कि वहीं से क्वेश्चन आएंगी। और हम इसलिए हम बता रहे हैं कि वहीं से क्वेश्चन आएंगी क्योंकि हमने उस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, उन चीज़ों को पढ़ के समझ के हम ये चीज़ें आपसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा करें, ठीक है। हम लोग अपने क्लास पे फोकस करते हैं। देखिए पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत बनाने के लिए इसमें क्या 6 थीम्स बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, 6 थीम्स या 6 सामान्य विषयों का समावेश किया गया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला तो है परिवार और मित्र। क्या है, परिवार और मित्र, जिसको फैमिली एंड फ्रेंड्स कहते हैं ना। फिर है हम लोगों का भोजन, है ना। और फिर है शेल्टर, जिसको कहते हैं आश्रय, जिसको कहते हैं यानी कि घर। फिर है पानी, फिर है यात्रा, और है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक है, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो सबसे पहले जो हम लोगों का ये है पहला टॉपिक है, इसे ही कवर करेंगे। ये क्लासेस चलेंगी साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें चलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्लास में बने रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और उन लोगों के पास वीडियो पहुंचाए जिनको ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, पेड कोर्सेज ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो उनकी भी आप हेल्प कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ अगर भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक पड़ा होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। और ये जब तक सिलेक्शन आप लोगों का मिल नहीं जाता तब तक ये फ्री ही रहेगा, तब तक क्या, उसके बाद भी फ्री रहेगा, कभी पैसा नहीं लिया जाएगा, ये आप लोगों से वादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का जो है पर्यावरण, परिवार तथा मित्र। क्या है, पर्यावरण, परिवार तथा मित्र। देखिए सब परिवार और मित्र हम लोग पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं। क्योंकि परिवार या मित्र, हम लोग जो परिवार होता है, ये परिवार मतलब मनुष्य का, जो मनुष्य से ही परिवार बनता है ना, तो वो कहाँ पे रहते हैं, पर्यावरण में रहते हैं। तो पर्यावरण को पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि पर्यावरण है क्या, इसके इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें आती है, पहले इसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद परिवार तथा मित्र के से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, देखिए हम इसलिए ये देखिए परिवार तथा मित्र पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, परिवार तथा मित्र पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये तो हमारा क्या कहते हैं सिलेबस में ही है ना। लेकिन परिवार और मित्र हमें
पढ़ने के साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपका केवीएस जो एग्ज़ाम लेगा ना, तो इससे इंक्लूडेड जो भी चीज़ें होंगी वो सभी अटैच, जितनी भी चीज़ें होंगी उससे प्रश्न आएंगे, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट वाइज होगा, ना कि रट्टा मार प्रणाली से होगा, ठीक है। तो ये आप भूल जाइए कि हम याद करके चले जाएंगे और वहाँ पे क्वेश्चन बना के आ जाएंगे, तो ऐसी गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहिएगा। कॉन्सेप्ट को सही से समझिए और उसी हिसाब से आपको एग्ज़ाम में बनाने के लिए, अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो वहाँ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जानते हैं पर्यावरण को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं, है ना। सभी को पता ही होगा ये सभी चीज़ें, जो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सबको पता होता है। देखिए यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पर्यावरण क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है पड़ी प्लस आवरण, पड़ी जमा आवरण। पड़ी का क्या अर्थ होता है, पड़ी का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है, पड़ी प्लस आवरण, इसका जो अर्थ होगा क्या होगा, पर्यावरण का अर्थ क्या होगा, चारों ओर से घिरा हुआ। क्या होगा अर्थ, चारों ओर से घिरा हुआ। ये प्रश्न आया है आपके एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम का वो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तब आप लोग देख सकते हैं कि आया है कि नहीं आया है। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, आया है क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। देखिए एग्जाम्पल में देख लीजिए, नदी, पहाड़, तालाब, मैदान, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि सभी क्या है, पर्यावरण के घटक है। पर्यावरण मतलब इतना समझिए ना कि चारों ओर का जो परिवेश होता है उसको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। चारों ओर का जो हमारा परिवेश होता है उसको ही पर्यावरण कहते हैं। ये सभी चीज़ें क्या होंगी, पर्यावरण के घटक के अंतर्गत आ जाएंगी, यानी कि ये सभी चीज़ें भी पर्यावरण के अंतर्गत ही आएगा, है ना, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा जे.एस. रॉस ने क्या कहा है। जे.एस. रॉस ने कहा है, देखिए जे.एस. रॉस, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ये परिभाषा है। एक ही परिभाषा मैंने लिया है क्योंकि ये परिभाषा यहाँ से आया हुआ है। देखिए आपसे प्रश्न जो पूछा जाएगा ये पूछ दिया जाएगा, ये कथन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कथन किन का है, तो याद रखिएगा रॉस का है, ठीक है। इनका शॉर्ट नेम रॉस है। देखिए पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बहुत ही सिंपल है, वह बाह्य शक्ति जो हमें प्रभावित करती है तो पर्यावरण ही कहलाता है। अब देखिए पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं, क्या है, पहला है स्थलमंडल, दूसरा है जलमंडल, फिर है वायुमंडल और जयमंडल। इन चीज़ों को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न भाई साहब बहुत ज़्यादा आए हैं, वायुमंडल से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। 100 में 110% समझिए यहाँ से प्रश्न आए हैं और आएंगे भी, ठीक है। तो इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डीपली से पढ़ेंगे। अभी ऐसे ही देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमें ये इन चीज़ों को अगर पढ़ने लगेंगे तो टॉपिक कहीं से कहीं भाग जाएगा, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं स्थलमंडल क्या होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए स्थलमंडल क्या होता है। तो देखिए धरातल का जो लगभग 29% भाग है, सिर्फ 29% भाग ही क्या है, स्थल, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी का। ये हमारा जो पृथ्वी है तो इसमें क्या है, सिर्फ 29% जो है ये स्थल मंडल है, यानी कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं, यानी धरती जहाँ पे है। और बाद बाकी 71% क्या है, वाटर है ना, पानी ही पानी है, जलीय क्षेत्र है। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इसको माइंड से बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, सेट कर लीजिए माइंड में कि आपसे पूछा जाएगा कि स्थल मंडल हमारे संपूर्ण पृथ्वी पर कितना है, तो 29% है, और जलीय क्षेत्र कितना है, तो 71% है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है जलमंडल, दूसरा क्या है, जलमंडल। देखिए पृथ्वी का समस्त जलीय भाग जलमंडल कहलाता है। क्या होता है, पृथ्वी का जो समस्त भाग है, जलीय भाग कितना है, 71% है, और उसको क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं, है ना। फिर है वायुमंडल, यहाँ से प्रश्न आए हैं 71% और 29%, याद रखिएगा 29% स्थलमंडल है और जलमंडल कितना है, 71%, ठीक है। अब आते हैं वायुमंडल में। हालांकि इन चीज़ों को डीपली में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब इन सब का टॉपिक बारी बारी से आएगा तो कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। वायुमंडल देखिए पृथ्वी के चारों ओर वायु का क्या है, सैकड़ों किलोमीटर मोटा आवरण है ना। हम लोग जहाँ पे रहते हैं तो जिस वायुमंडल में रहते हैं वहाँ पे गैसों का आवरण है, मोटा सा आवरण है, हमें दिखता नहीं है,
तो वही क्या होता है, वायुमंडल है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, लगभग पहले 800 किलोमीटर ही थी, लेकिन अभी कुछ हाल ही में खोज हुई है, तो उसमें 1300 किलोमीटर तक अनुमान लगाया गया है। ठीक है, ये हाल ही का ये डेटा है इसमें दिया हुआ। ये जो भी हम लोग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये 2023 के अकॉर्डिंग बुक्स के आधार पे पढ़ रहे हैं, जो हम नोट्स बनाए हैं। ठीक है, ये हमारे हाथों द्वारा लिखा गया नोट्स है। इसको अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, बिल्कुल कमेंट करिएगा, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए जैव मंडल क्या होता है। जैव मंडल क्या होता है, तो जैव मंडल तथा जीव मंडल, जैव मंडल को ही जीव मंडल कहते हैं, यानी कि जिस मंडल में हम लोग रहते हैं उसको ही जैव मंडल कहते हैं, है ना। ये देखिए पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त है। ये क्या है, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त है। इसमें स्थल मंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल सभी सम्मिलित होते हैं। यानी कि जैव मंडल वो जगह आ गया जहाँ पे हम लोग रहते हैं। यहाँ पे स्थल मंडल भी होता है, जलमंडल है ना, धरती भी है, पानी भी है और वायु भी है, तभी ना हम लोग रहते हैं। तो ये क्या हो गया, जैव मंडल। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जैव मंडल के 3 प्रमुख घटक है। क्या है, जैव मंडल जो हम लोग जिस मंडल में रहते हैं, तो उसमें 3 महत्वपूर्ण घटक है। यहाँ से भी प्रश्न आएंगे आपके 100%। देखिए एक तो हम खुद स्किप कर करके नोट्स बनाते हैं, यानी कि जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उसको हम खुद हटा देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि आप खुद से कुछ हटा दीजिएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं वो सभी चीज़ें क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हटाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिएगा, उससे आपका ही मार्क्स घटेगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अजैविक घटक, अजैविक घटक के अंतर्गत क्या हो जाता है, तो ये खनिज, विभिन्न प्रकार के जो गैस होते हैं या पोषक तत्व होते हैं, तो वो अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। जैव मंडल के 3 घटक हैं, पहला अजैविक घटक, दूसरा है जैविक घटक, तीसरा है ऊर्जा घटक। ठीक है, अजैविक घटक में क्या आता है, तो खनिज आता है, विभिन्न प्रकार के गैस आते हैं और पोषक तत्व आता है। और जैविक घटक में क्या आता है, पौधे, पादप, पौधे को ही पादप कहा जाता है, पेड़ पौधे जो भी आते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं, लता भी कहा जा सकता है। और ये देखिए जानवर, सूक्ष्मजीव, ये जैविक घटक के अंतर्गत आएगा। आपसे 2-3 चीज़ें जो देखिए, पौधे, पादप या जानवर, 3 चीज़ें दे दी जाएंगी 3 ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में आपका रहेगा खनिज। और आपसे पूछा जाएगा कि अजैविक घटक का उदाहरण है, तब आप पढ़ के जाइएगा, तभी आप वहाँ पे आंसर टिक कर पाइएगा। तो ये याद रखिएगा, खनिज जो है अजैविक घटक का उदाहरण है। ठीक है, अब है देखिए ऊर्जा घटक। तो ऊर्जा हम लोगों का सिर्फ सूर्य है, सूर्य के द्वारा ही हमें या समस्त प्राणी या जीव जंतु को, समस्त संसार को क्या होता है, ऊर्जा प्रदान होता है ना, प्राप्त होता है। अब देखिए थोड़ा सा पारितंत्र पे चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये कई बार आया है। पारितंत्र, पारितंत्र को अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, हम लोग परिवार और मित्र पे भी वो मतलब जो 6th थीम है उनको भी कवर करेंगे, लेकिन उसके साथ हम बार बार ये बोल रहे हैं कि उसके साथ जो भी चीज़ें अटैच है ना, वो चीज़ें वहाँ से पूछी जाएंगी, तो इस सब को हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ज़रूरी है इसीलिए पढ़ा रहे हैं, नहीं ज़रूरी रहता तो हम बिल्कुल इसमें ऐड नहीं करते। तो देखिए पारितंत्र को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। पारितंत्र को ही पारिस्थितिकी तंत्र भी कहा जाता है, ये भी एग्जाम में आया है। ठीक है, पारितंत्र याद रखिएगा, पारितंत्र का ही नाम क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, इकोसिस्टम, ये देखिए इस शब्द की जो रचना 1935 में A.G. टॉन्सले ने की थी। इस शब्द की रचना किन्होंने की थी, सर्वप्रथम 1935 में A.G. टॉन्सले ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा, देखिए इनसे भी पहले 1865 में, इनसे पहले 1865 में सर्वप्रथम रेटर ने, कौन, रेटर ने पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया था, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग नहीं किया था। देखिए पारितंत्र का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, पारितंत्र को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और 1935 में इसका इस्तेमाल हुआ था, इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन यहाँ पे जब 1865 ईस्वी में भी, मतलब उससे पहले ही 1935 में इन्होंने सर्च किया था, लेकिन इन्होंने 1865 में ही रेटर ने पारितंत्र शब्द का प्रयोग कर लिया था।
ठीक है। और इनका नाम बहुत आते रहता है। 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने भी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो देख लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से, अगर ऑप्शन आपको जो भी मिले 1935 रहता है तो ठीक है, इसी पे टिक करिएगा, नहीं तो क्या ये जो भी आएगा आप वैसे, हालांकि ये आपसे ये क्या कहते हैं एजी टॉन्सले और 1860 अर्नेस्ट हैकल का नाम आते रहता है। ये दोनों ईस्वी याद रखिएगा, इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों याद रखिएगा 1869 और 1935, ठीक है। अब ये देखिए पारितंत्र के भी घटक हैं, पारिस्थितिकी तंत्र हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के भी घटक है। अब बोलिएगा पहले पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र देखिए जैसे जितने भी मंडल हैं, जैसे जीव मंडल, जैवमंडल, वायुमंडल और जो भी है जलमंडल है, तो इसके अंतर्गत जो भी जीव जंतु या कुछ भी कोई भी समुदाय या कोई भी प्राणी रहता है ना, तो एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रित संबंध करके रखता है या एक दूसरे पे निर्भर रहता है, तो वही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, ठीक है। हम लोग रहते हैं ना, हम लोग इस संसार में रहते हैं तो क्या है, एक दूसरे पे ही निर्भर है ना। हम लोग अकेले नहीं रह सकते इस संसार में, तो सभी जितने भी जीव जंतु हैं वो क्या है, एक दूसरे पे निर्भर है, तो वही पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए इसके भी कुछ दो घटक हैं, ठीक है। इसके क्या है, पहला घटक है अजैविक घटक और दूसरा घटक है जैविक घटक। वीडियो लंबा ना बन जाए, 21 मिनट हो गए, चलिए इसको कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद छोड़ देंगे। अजैविक घटक और जैविक घटक पारितंत्र के क्या हैं, दो महत्वपूर्ण घटक है। देखिए अब जान लीजिए कि अजैविक घटक क्या होता है, यहाँ से प्रश्न आए हैं, यहाँ से भी प्रश्न आए हैं। देखिए अजैविक घटक जो होता है इसमें इतना जान लीजिएगा कि निर्जीव वस्तुएं हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, निर्जीव वस्तुएं। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के घटक होते हैं। पहला जो होता है, देखिए इसके अजैविक घटक, पहले तो होता है 2 घटक, अजैविक और जैविक। अजैविक मतलब निर्जीव, यानी कि जो मृत है, जो सांस नहीं ले सकते हैं ना, तो वो क्या हो जाएंगे, अजैविक घटक हो जाएंगे। और इसमें भी अजैविक घटक में इसके 3 चीज़ें हैं, क्या है, 3 हैं। जो सबसे पहला है भौतिक कारक। भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं, तो ये सूर्य का प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, वर्षा हो गया, आर्द्रता हो गया या दबाव हो गया, दाब हो गया। तो ये सब ये चीज़ें भौतिक कारक के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। और फिर है अकार्बनिक कारक। क्या है, अकार्बनिक कारक, नाम से ही स्पष्ट है, कार्बनिक और कार्बनिक कारक है ना। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि जो भी मुख्य चीज़ें खनिज वगैरह होंगी तो इसी में आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, जल इसलिए है क्योंकि इसमें जल कैसे बनता है, जल बनता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कार्बनिक कारक के अंतर्गत ही वो आ जाएगा। यहाँ पे वर्षा है तो वर्षा में बहुत सारे अम्ल वगैरह भी होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भौतिक कारक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और ये कार्बनिक कारक, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, जल, चट्टान, मिट्टी तथा अन्य खनिज लवण, ठीक है। इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बने हैं और बनेंगे। अब है कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड तथा ह्यूमिक पदार्थ, जो भी चीज़ें हैं तो कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब जैविक घटक को भी थोड़ा जान लेते हैं। जैविक घटक मतलब नाम से स्पष्ट है, जैविक मतलब जीव, हाँ, यानी जो सजीव है। तो सबसे पहला जो बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न 100% आएंगे, देखिए यहाँ से याद रखिएगा, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। जैविक घटक के 3 घटक हैं। सबसे पहला है उत्पादक है, उपभोक्ता है, फिर अपघटक है। उत्पादक क्या होता है, तो हरे पेड़ पौधे, यानी कि जो सपोषी होते हैं, यहाँ पे सपोषी वर्ड आया है, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे क्या आया है, सपोषी शब्द आया है। सपोषी शब्द मतलब जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, ठीक है, जो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये भी आपसे अगर पूछा जाए तो इसलिए मैंने साइड में लिख दिया है। सपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं पर निर्भर, मतलब स्वयं निर्माण करते हैं, यानी कि दूसरे पे निर्भर नहीं रहते,
ये खुद क्या है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है। इसी वजह से इसको स्वपोषी या सपोषी, इसको स्वपोषी भी कहा जाता है, स्वपोषी, ठीक है, इसको स्वपोषी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। स्व मतलब अपना और पोषी मतलब पालने वाला। तो अपना जो मतलब स्वयं को जो पालता है उसको स्वपोषी कहते हैं या सपोषी कहते हैं ना। तो ये याद रखिएगा। जो उत्पादक के अंतर्गत आ जाता है तो हरे पेड़ पौधे आते हैं। हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, ये वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी पढ़ेंगे आगे, वो भी टॉपिक है। तो ठीक है, तो याद रखिएगा हरे पेड़ पौधे क्या है, सपोषी हैं और ये उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। उत्पादक मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट यानी कि जो खुद करते हैं। फिर है उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब देखिए, उपभोक्ता ये जो उपभोक्ता होते हैं ये विषम पोषी होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, जो सपोषी भोजन बनाते हैं तो उसका ये क्या करते हैं, भक्षण कर जाते हैं। कौन, ये उपभोक्ता, ठीक है, नाम से उपभोक्ता मतलब भक्षण करने वाला। तो ये विषम पोषी कहलाते हैं। इसके 3 वर्ग हैं। पहला है शाकाहारी, है ना। शाकाहारी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, गाय, हिरन, खरगोश वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आ जाएंगी, जो मतलब शाकाहारी है, ठीक है। फिर है मांसाहारी, जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता, जो मांसाहारी जीव है वो भी आ जाएंगे। फिर है सर्वहारी। सर्वहारी में जो शाकाहारी भी खाते हैं मांसाहारी भी खाते हैं, जैसे मानव है ना, मानव मतलब मीट वगैरह भी खाते हैं और साग सब्जी भी खाते हैं, तो उसको सर्वहारी कहते हैं। सूअर भी उसी के अंतर्गत आएगा और गौरैया भी उसी के अंतर्गत आएगा, यानी उपभोक्ता है, ठीक है। अब है अपघटक। अपघटक देखिए, इन्हें मृत पोषी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मृत पोषी कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया, कवक और विषाणु होते हैं, ठीक है। चलिए, ये खाद्य जाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। और वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, आपके ही फ़ायदे के लिए बता रहे हैं। तो बाकी आप कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिएगा तो आपका ही फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा तो है नहीं इसमें। चाहते हैं जो बच्चे फ्री फेड मतलब जो बच्चे इतना पैसा दे के क्लासेज लेते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैं सीटेट जब मैं ये भी मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जब मैं सीटेट क्लियर नहीं की थी तो उस समय मैंने एक यूट्यूब पे कोई पता नहीं किसी का अचानक से आ गया था, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि वहाँ पे लिखा था यूट्यूब पे कि फ्री पेड, लेकिन जैसे ही मैंने उसको व्हाट्सएप किया तो उसने बोला कि कितना बोला था ये, शायद दोनों पेपर का 9,000 बताया था शायद। यूट्यूब चैनल का नाम हमें नहीं याद है, लेकिन इतना बताया था। तो फिर उसको हम क्या बोले, ब्लॉक कर दिए। फिर खुद की मेहनत किए और जो भी नोट्स हम बनाए थे उसी वहीं से क्वेश्चन आए थी। जो भी नोट्स बनाए थे वहीं से क्वेश्चन आई थी और सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन आई थी, और वही जो भी हमने सिलेबस पूरा किया था वही टॉपिक से क्वेश्चन आया था। तो सेल्फ स्टडी बेस्ट है, हमारे ख्याल से सेल्फ स्टडी बेस्ट है। और बाद बाकी आप ठीक है यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है आपका सेल्फ स्टडी, ठीक है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले स्टडी करने से पहले आप सिलेबस देखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग टूट पड़िए, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुक सकता। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं, उसके लिए क्षमा मांगेंगे। अगर कुछ दिल पे लग जाता है तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले ही वीडियो में।